तो क्या हाल है, खैरियत से हो बेटा। अब इस तीसरे चैप्टर का बेटा अभी ये आखिरी वीक है, इसमें चंद एक बातें बाकी थी जो हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेडियस रेशो ये 2019 के पेपर में नहीं पूछा गया है। 2020 में बहुत चांस होगा कि एक सवाल आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में से रेडियस रेशो का मिल जाए। ठीक है, रेडियस रेशो। तो पहले जो है वो मैं आपको रेडियस रेशो को डिफाइन करूंगा। गोया आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट इज़ रेडियस रेशो। अच्छा, जब ये रेडियस तो आप जानते ही हैं बेटा, जब ये रेडियस रेशो की बात आ रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए है। कोवेलेंट कंपाउंड से कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, इट इज़ स्पेशली द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू आयनिक कंपाउंड। अब बेटा आयनिक कंपाउंड जो अपनी लैटिस बना रहा है, जो अपनी क्रिस्टल बना रहा है, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है। पॉजिटिव आयन को कहा जाता है कैटाइन और नेगेटिव आयन को कहा जाता है एनाइन। तो बस इतनी आसान सी बात आप ये समझ लो कि द रेशो विच इज़ ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग रेडियस ऑफ कैटाइन, पॉजिटिव आयन के रेडियस को आपने ऊपर रखना है और नेगेटिव आयन के रेडियस से आपने डिवाइड करना है। तो द रेशो विच इज़ ऑब्टेन्ड on dividing radius of cation by radius of anion of the ionic compound, ये जो रेशो आएगा वो क्या कहलाएगा? रेडियस रेशो। आपके जहन में ये होना चाहिए हमेशा कि कैटाइन छोटा होता है अपने रेडियस में और एनाइन बड़ा होता है। तो जो भी जवाब आएगा बेटा, वो जवाब जो है वो ज़ाहिर डेसिमल में होगा, रेशो वही आएगा इसका। तो ये क्या रेशो है? इट इज़ द रेशो है, ये वो कीमत है कि विच इज़ ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग द रेडियस ऑफ कैटाइन ऑफ द आयनिक कंपाउंड बाय द रेडियस ऑफ एनाइन ऑफ द सेम कंपाउंड। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ बेटा, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ द रेडियस रेशो, और ये किसका है जो मैंने क्लियरली आपको बता दिया, वो है बेटा आयनिक कंपाउंड का, ऑफ एन आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड is defined as the ratio which is obtained। ये रेशो कैसे हासिल किया जाएगा? obtained on dividing radius of कैटाइन। कैटाइन कौन सा आयन है? लिख दूं ब्रैकेट पे ताकि आपको याद रहे, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन बाय रेडियस ऑफ एन आयन। और एन आयन कौन सा आयन है? निगेटिव आयन, माइनस चार्ज वाला आयन, नेगेटिव आयन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, यही बताया था ना आपको। तो गोया मैं ये लिख सकता हूँ कि रेडियस रेशो किसके बराबर होगा? क्या करना है आपने रेडियस रेशो की कीमत निकालने के लिए? आसान सी बात है या नहीं?
कि आर पॉजिटिव आपने ऊपर रखना है। पॉजिटिव आइन का रेडियस, आर से बड़ा रेडियस है, पॉजिटिव आइन कैटाइन हो गया, डिवाइडेड बाई आर नेगेटिव। तो इट इज द रेडियस रेशो। ओके, कॉपी करो, उतार लो, ताकि फिर मैं आपको आगे बताऊं। उतार लिया आपने? मिटा दूं? ओके, ठीक है। तो गोया आपको ये बात तो मालूम हो गई कि रेडियस रेशो क्या होता है। सिर्फ आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, कोवेलेंट कंपाउंड से कोई इसका लेना देना नहीं है। ये नहीं कि आप कोवेलेंट कंपाउंड में रेडियस रेशो तलाश करो। अच्छा बेटा, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रेडियस रेशो के बारे में मैं ज़रा लिख दूं बेटा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, about radius ratio, about radius ratio। रेडियस रेशो के बारे में चंद एक ज़रा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। ठीक है, रेडियस रेशो के बारे में चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, पहली बात तो ये है बेटा, नंबर 1 पॉइंट, या डॉट डाल दिया है, नंबर 1 डाल दिया। देखो, पॉजिटिव आइन हो या नेगेटिव आइन हो, वो स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्फेरिकल। द कैटाइन, जो पॉजिटिव आइन है ना, और क्या है बेटा? एनाइन। द कैटाइन्स एंड एनाइन्स are considered to be of spherical shape। अब देखो ना, कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं कि एटम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं या नहीं होते हैं। तो वही बात इसमें कही जा रही है कि चाहे पॉजिटिव आइन हो, चाहे नेगेटिव आइन, यानी कैटाइन हो या एनाइन हो, इन्हें क्या माना जाएगा? इन्हें माना जाएगा कि भाई ये स्फेरिकल शेप रखते हैं। दूसरी बात ये कि कैट आइन का अगर रेडियस ज़्यादा होगा, देखो ना, आपने पॉजिटिव आइन ऊपर रखना है उसके रेडियस को, तो अगर ये ऊपर वाली कीमत ज़्यादा होगी तो रेडियस रेशो भी ज़्यादा होगा। तो क्या लिखूंगा बेटा मैं? इफ़ द रेडियस ऑफ कैटाइन इज ग्रेटर, द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो विल ऑल्सो बी ग्रेटर। If the value of R पॉजिटिव लिख दूं, काफी समझ में आया, लेकिन रेडियस ऑफ कैटाइन अगर ग्रेटर है, इज ग्रेटर, देन वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो विल ऑल्सो बी ग्रेटर। तो देखो बेटा, ये दूसरा पॉइंट भी आपके समझ में आएगा, कोई मुश्किल पॉइंट तो नहीं। मैं ज़रा टॉपिक का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, रेडियस रेशो के बारे में चंद एक बात ये भी हम समराइज कर लें। ठीक है, अब तीसरी बात जो है वो ये है कि रेडियस रेशो की कीमत अगर ज़्यादा है तो आयनिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। द मोर वैल्यू ऑफ ग्रेटर वैल्यू ऑफ द रेडियस रेशो, द आयनिक कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ
value of radius ratio, the greater value of radius ratio results the greater stability of ionic compound। भाई ये समझ लो कि आप रेडियस रेशो अगर 3-4 आयनिक कंपाउंड दे दिए गए तो किसको आप ज़्यादा स्टेबल मानोगे? जिसके रेडियस रेशो की कीमत सबसे ज़्यादा होगी जो आपको गिवन है। क्यों? तो सोचा आपने? देखो इसकी वजह जो है वो ये है कि अगर रेडियस रेशो ज़्यादा है, रेडियस रेशो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि कैटाइन का रेडियस ज़्यादा है। और देखो अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक कैटाइन ये बनाऊँ, देखो एक कैटाइन मैंने ये बनाया, ठीक है, और एक कैटाइन मैंने ये बना दिया। देखो ये 2 कैटाइन मैंने बना दिए। सिर्फ समझाने के लिए, आपने उतारना नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको। एक कैटाइन ये है और देखो एक कैटाइन ये है। अब इस पर 2 कैटाइन आपके सामने है, किसका रेडियस कम है? इसका रेडियस बहुत छोटा है, इसका रेडियस ज़्यादा है। तो जब आप नेगेटिव आयन को लेकर आओगे तो देखो यहाँ पर नेगेटिव आयन तो अपने साइज में बड़े ही होते हैं ना। तो देखो एक नेगेटिव आयन ये आ गया, दूसरा ये आ गया, बस तीसरा ये आ गया। तो कितने नेगेटिव आयनों ने सराउंड किया? 3 ने। और जब आप यहाँ लेके आओगे तो यहाँ देखो कितने आ जाएंगे, यहाँ काफ़ी आ जाएंगे। एक ये आ गया, दूसरा इसी साइज में ये वाला आ गया, देखो एक ये आ गया, 6 आ गए। देखो मैंने 6 लगा दिए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। समझ में आया बेटा आपके? तो नतीजा क्या होगा? नेगेटिव आयन पर तो नेगेटिव चार्ज है और कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ कि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो यहाँ ज़्यादा होगी या यहाँ ज़्यादा होगी? यहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि कैटायन का साइज़ जो है वो बड़ा था, तो इसके इर्द गिर्द सराउंड करने के लिए नेगेटिव आयनों की ज़्यादा तादाद आ गई है। जब ज़्यादा तादाद में वो आए तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज देखो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी और वो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर रेडियस रेशो ज़्यादा होगा तो आयनिक कंपाउंड भी क्या होगा बेटा? उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो रही है ना ये बात? बिल्कुल। चलो ठीक है बेटा, आपकी समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। हाँ बेटा, अगला पॉइंट क्या है कि इन आयनिक कंपाउंड या इन क्रिस्टल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो भी आप देखना चाहो, देखो आयन तो पॉजिटिव वाले भी हैं और नेगेटिव वाले भी, मगर याद रखो कि कॉन्सेप्ट ये है कि पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन जो है सराउंड करेंगे, यानी कैट आयन इज सराउंडेड बाई एन आयन। ठीक है, कैट आयन मौजूद होगा सेंटर के अंदर और इसके इर्द गिर्द एन आयन जो है उसे क्या करेंगे? कैट आयन को। तो इन आयनिक कंपाउंड कैट आयन is surrounded by anion, surrounded by anion। ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ एनाइंस है ना, कि कितने एनाइंस एक कैटायन को सराउंड करेंगे, ये तादाद जो है वो कहलाती है कैट आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एक पॉजिटिव आयन है, उसके गिर्द अगर 2 आयन आ गए, उसका साइज छोटा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया।
कैटाइन है और वो थोड़ा सा बड़ा है, उससे गिर 3 आ गए एनाइन, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैटाइन का 3 हो गया। अगर 4 आ गए तो 4 हो गया, 6 आ गए तो 6 हो गया, 8 आ गए तो 8 हो गया। तो मैं ये लिख दूँ, द नंबर ऑफ कैटाइन्स, sorry, the number of anions. The number of anions which surround a cation is called, क्या कहलाएगा ये? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। मगर होगा किसका कहलाएगा? कैटाइन का। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन। और कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा, कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? कि ज़्यादा, अभी जो कुछ देर पहले बात बताई थी मैंने कि ज़्यादा नेगेटिव आयन आएंगे तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर, द आयनिक कंपाउंड विल बी द मोर स्टेबल। कॉपी कर लो बेटा, मुझे मिटाना पड़ेगा। कॉपी कर लो, मुझे मिटाना पड़ेगा। मिटा दूं? द ग्रेटर कोऑर्डिनेशन नंबर of cation gives greater stability of ionic compound, तो बेटा ये बात आखिरी बात भी मैंने दिखा दी है कि देखो ये रिलेटेड मैंने पॉइंट पर निकाले हैं कि रेडियस रेशो के बारे में। ठीक है, तो दोहरा दूं। सबसे पहले बेटा मैंने आपको डिफाइन किया कि रेडियस रेशो है क्या। ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए है। इट इज़ द रेशो विच इज़ ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग द रेडियस ऑफ कैटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन। ठीक है, और इससे रिलेटेड पॉइंट मैंने बता दिया कि भाई आइंस का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, आइंस का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। और क्या क्या बातें बता दी आपको कि कैटाइन जो है वो साइज़ में हमेशा स्मॉलर होगा और एनाइन बड़ा होगा। कैटाइंस को सराउंड करेंगे एनाइन। ठीक है ना, जितना बड़ा साइज़ होगा कैटाइन का उतना ही ज़्यादा वैल्यू होगी रेडियस रेशो की, और जितनी वैल्यू रेडियस रेशो की होगी उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा। और ये जो आइन सराउंड करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये भी कह सकते हो कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? अब है बेटा बात डेरिवेशन की। मिटा दूँगी। अब ज़रा डेरिवेशन, क्योंकि ये खाली यही नहीं पूछेगा आपसे कि आप रेडियस रेशो को डिफ़ाइन करो या रेडियस रेशो क्या होता है या राइट ए शॉर्ट नोट अपॉन, तो साथ में वो डेरिवेशन भी मिलाएगा कि राइट ए नोट अपॉन रेडियस रेशो अलोंग विद द डेरिवेशन। अब ये है बेटा डेरिवेशन है ऑफ रेडियस रेशो। Derivation of radius ratio of compound AB type.
ये ज़रूरी नहीं कि वो कहे कि इस टाइप में निकालो, किसी भी टाइप में निकाल सकते हो। हमें तो कोई एक टाइप लेनी है, हमने ए बी टाइप जैसे NaCl या ए बी टाइप हमने ले लिए, इसके अंदर हम रेडियस रेशो निकाल रहे हैं। ठीक है। हाँ बेटा नाउ कंसीडर crystal of AB type compound ठीक है बेटा, AB टाइप जैसे NaCl को भी आप ले सकते थे, एक्सेट्रा। AB टाइप क्रिस्टल यानी जैसे कि NaCl वगैरह कंपाउंड है, in which cation is surrounded by 4 anions. मैं असल में बनाना चाह रहा हूँ, आपने इतनी बात लिख रही हो तो मैं इसको मिटा दूँ और बनाऊँगा मैं। ठीक है, मिटा दूँ? ओके। अब देखो बेटा ये जो बीच में जो छोटा वाला जो राउंड है ना स्फेयर, वो है कैटाइन, और जो बड़े वाले हैं बेटा वो क्या है, एनाइन। देखो होता ही है कि जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो है वो पैकिंग करें सॉलिड की, सॉलिड में पैक हो, सॉलिड की पैकिंग करें, तो पहले जो है वो बड़े वाले आयंस आते हैं पैकिंग करने के लिए। तो चूँकि नेगेटिव आयंस जो हैं वो कैटाइंस वो बड़े होते हैं ना बड़े, तो लिहाजा पहले वो सेट होते हैं, और फिर उनके सेट होने में जो बीच में जगह आती हैं, जैसे कि देखो बीच में ये जगह खाली बच गई, ये वॉइड है, उस वॉइड के अंदर फिर छोटे वाले पार्टिकल्स, छोटे वाले स्फीयर आ जाते हैं। तो गोया नेगेटिव आयंस है, और नेगेटिव आयंस पैक हुए, और बीच में अब जो वॉइड है उस वॉइड को फिल करने के लिए कौन से आयन आ गए, कैट आयन आ गए। तो देखो ये नेगेटिव आयंस है कैट एन आयंस, और बीच में जो है वो क्या है, एन आयन। तो चनाचे बेटा इस डायग्राम के अंदर जो आप देख रहे हो कि आप अगर निकालना चाहो, वी नो दैट रेडियस रेशो क्या है बेटा, रेडियस रेशो अगर आपने निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपने निकालनी होगी वैल्यू ऑफ R प्लस डिवाइडेड बाई R नेगेटिव आयन, यही निकालनी है ना। इन अबव डायग्राम, अब ये जो डायग्राम आपने बनाई है, कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो हमने सेंटर से सेंटर को मिलाया था, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाया, तो ये है देखो, इसके सेंटर से इसको सेंटर को मिलाया, इसके से, तो ये ABC ये एक ट्राइंगल बने। मगर हमने यहाँ इसके सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो है ना, देखो ये ABD जो है ये बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल, ABD राइट एंगल ट्राइंगल। इसको आपने कंसीडर करना, इन विच, और इस ट्राइंगल के अंदर आपको पता है कि अगर आप बेस को, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड करें, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो ये बराबर होता है बेटा कॉस थीटा के बराबर। मैथमेटिकली राइट एंगल ट्रायंगल में बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस किसके बराबर होगा,
कॉस थीटा के बराबर होगा। और 90 डिग्री की इस एंगल के सामने ये वाला जो एंगल होगा बेटा ये कितने डिग्री का होगा, 45। तो कॉस थीटा जो एंगल है इसकी कीमत तो 45 डिग्री है, राइट। और यहाँ पर देखो बेस क्या होगा, अब इसको नहीं देखना आपने, राइट एंगल बेस है BD और हाइपोटेनियस, ये तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है AB। तो इसका मतलब ये है कि बेस की जगह आप क्या लिखोगे, BD लिखोगे, और हाइपोटेनियस की जगह क्या लिखोगे आप, AB लिखोगे। क्लियर हो रही है बेटा ये बात। और कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे बेटा आप, कॉस थीटा, यानी कॉस 45, थीटा एंगल जो है यहाँ पर 45 का है, ठीक लिखा है। अब ज़रा आप इस बेस BD को देखो और AB को देखो। देखो बेस BD तो इतना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये R है, मगर ये कौन से वाले आयन का R है, पॉजिटिव आयन तो ये है ना, नेगेटिव आयन का R है। तो गोया इसका मतलब हुआ कि BD की जगह मैं लिख सकता हूँ R नेगेटिव, नेगेटिव आयन का रेडियस, यानी now we can write क्या लिख सकते हैं बेटा, R नेगेटिव। क्यों कि BD जो बेस है वो बस इसी रेडियस के बराबर है, नेगेटिव आयन के रेडियस के बराबर है। और ये जो आप देख रहे हो बेटा हाइपोटेनियस, इसमें देखो इसका रेडियस भी आ गया और पॉजिटिव आयन का रेडियस भी आ गया। तो लिहाजा नीचे क्या लिखोगे आप लिखोगे R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव, इसमें दोनों रेडियस आ गए, और ये बराबर है cos 45। राइट। क्या करें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख सकते हो आप, ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। भाई ये तो आसान सा मैथ है, कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन थोड़ी है। ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन राइट, तो गोया R नेगेटिव, इधर तो कुछ नहीं है, तो R नेगेटिव किसके बराबर होगा, cos 45 R नेगेटिव और प्लस R पॉजिटिव, इसके बराबर होगा। तो देखो R नेगेटिव किसके बराबर हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये ऊपर वाली वैल्यू और ये नीचे वाली वैल्यू, यानी क्या लिखूँ मैं, cos 45 और क्या कर दूं बेटा, देखो ब्रैकेट में लिख दूं मैं R नेगेटिव प्लस और R पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R नेगेटिव इधर 1 है, R नेगेटिव विल बी इक्वल टू cos 45 R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव। अब अगर ये बात सही है तो हमें पता है बेटा कि R नेगेटिव इज इक्वल टू cos 45 की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट। तो cos 45 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1/2 अंडर रूट, और ये मौजूद है R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव। अब ये अगर 1/2 अंडर रूट को मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, उलट हो जाएगा। लिहाजा क्या हुआ कि R नेगेटिव मैं इसको इधर ले गया तो ये हो गया बेटा √2, और ये 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये है इधर R नेगेटिव और प्लस R पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मैं इस R नेगेटिव को देखो, यहाँ इससे पहले प्लस का साइन है, मैं यहाँ इधर लेके जाऊँगा तो साइन कौन सी हो जाएगी, रहेगा वो R नेगेटिव ही, मगर इसमें साइन इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो गोया इसका मतलब ये है कि R पॉजिटिव अगर मैं निकालूंगा तो देखो ये R नेगेटिव और √2 है, और ये इधर आ गया तो माइनस R नेगेटिव। अब इसका मतलब ये है कि देखो ये है √2 R नेगेटिव और ये है 1 R नेगेटिव, तो गोया आप 1 R नेगेटिव में से √2 R नेगेटिव को घटा रहे हो।
अब अगर इसको घटा रहे हो तो इसका मतलब है कि r और ये कीमत अंडर रूट की अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कीमत आएगी 1.414 आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। और -1 क्योंकि ये मर, तो अब कितने आर बचेंगे, और इधर आर प्लस, कितने आर बचेंगे कि एक आर में से आप इतने आर माइनस कर दो, उतने आर बच जाएंगे। ये मतलब है ना, इसका मतलब है 1 है ये। एक आर में से इतने आर माइनस कर दो, और इतने की कीमत कितनी है 1.414। तो आपने 1.1414 में से -1 कर देना है, तो कितना बचेगा, इसका मतलब है कि आर माइनस, और ये बच जाएगा 0.414 इज इक्वल टू आर प्लस। और अगर आप ये आर माइनस इधर ले जाओ तो आर प्लस डिवाइडेड बाई आर माइनस विल बी इक्वल टू 0.414। तो ये आपने निकाल लिया है बेटा द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो, द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो इज ऑफ AB टाइप क्रिस्टल। कितनी निकाल ली है बेटा, ये आपने नजर आ रहा है आपको 0.414 ये निकाल लिया आप। तो बेटा देखो ये डेरिवेशन का काम भी आपने मुकम्मल कर लिया। क्या मैंने बताया आपको, फिर समझ लो कि AB टाइप हमने जैसे NaCl वगैरह एक कंपाउंड कंसीडर किया, और हमने एक पॉजिटिव आयन को जो 4 नेगेटिव आयन सराउंड कर रहे थे, हमने सेंटर से सेंटर मिलाकर पहले एक ABC ट्रायंगल बनाई, फिर इसके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रा करके हमने राइट एंगल निकाल ली इसमें से ABD। और राइट एंगल में देखो ये तो बेस है और ये हाइपोटेनियस है। हमें पता होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर होता है कॉस थीटा के। यहाँ पर एंगल थीटा जो है 45 है, और बेस BD है और ये AB है। BD को हमने इस डायग्राम में देखा तो वो R नेगेटिव के बराबर है, AB हाइपोटेनियस को देखा तो वो इन दोनों के सम के बराबर है। हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cos 45 की कीमत 1/2 अंडर रूट रखी, और फिर जब इसको इधर ले गए तो ये उलट हो गया और ये इधर ही रहा। और फिर जब हमने जो है वो R नेगेटिव को इधर ले गए तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, और जब वैल्यूज़ हमने इसकी निकाली तो 1.414 -1, तो ये R की कीमत आ गई हमारे पास। तो रेडियस रेशो भी निकल आया आपके पास R प्लस R माइनस। तो बेटा देखो ये सवाल है जो मैंने मुकम्मल करा दिया आपको, अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। रेडियस रेशो की डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेडियस रेशो के बारे में, और डेरिवेशन है बेटा ये आएगा ज़रूर कि साथ में अलोंग विद डेरिवेशन फॉर द रेडियस रेशो। तो हमने बस एक एग्जाम्पल स्टैंडर्ड की ली है, और इसी को हमें बेस करते हुए रेडियस रेशो की डेरिवेशन बना ली है। ठीक है बेटा, कल मैं आपको पैकिंग ऑफ सॉलिड्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।